आज के वर्ग में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सार्वजनिक व्यय के प्रभाव के बारे में विचार विमर्श करेंगे। सार्वजनिक व्यय का किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादन, रोजगार और वितरण पर काफ़ी दूरगामी प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर डाल्टन ने बताया है कि किसी देश में उत्पादन और रोजगार मुख्य 3 तत्वों पर निर्भर करता है। पहला, कार्य करने, बचत करने और विनियोग करने की योग्यता। दूसरा, कार्य करने एवं बचत करने की इच्छा। और तीसरा, विभिन्न स्थानों एवं उपयोगों में आर्थिक साधनों का स्थानांतरण। इन तीनों तत्वों को सार्वजनिक व्यय कई प्रकार से प्रभावित करता है और देश में उत्पादन एवं रोजगार को बढ़ाने में सहायता करता है। कार्य करने, बचत करने और विनियोग करने की इच्छा और क्षमता प्रायः सार्वजनिक व्यय की प्रकृति पर निर्भर करता है। लोगों की कार्यकुशलता से क्षमता बढ़ती है, जिसके कारण उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि होती है। सुविधा के लिए सार्वजनिक व्यय का उत्पादन और रोजगार पर पड़ने वाले प्रभावों को 3 शीर्षकों के अंतर्गत देखा जा सकता है, जो इस प्रकार है। पहला, सार्वजनिक व्यय का कार्य करने, बचत करने और विनियोग करने की योग्यता पर प्रभाव। दूसरा, सार्वजनिक व्यय का कार्य करने, बचत करने और विनियोग करने की इच्छा पर प्रभाव। और तीसरा, सार्वजनिक व्यय का आर्थिक साधनों के हस्तांतरण पर प्रभाव। अब हम एक एक कर इन प्रभावों का देखने का प्रयास करेंगे। पहला, सार्वजनिक व्यय का कार्य करने, बचत करने और विनियोग करने की योग्यता पर प्रभाव। यह सर्वविदित है कि कार्य करने और बचत करने की योग्यता का रोजगार के स्तर से प्रत्यक्ष संबंध होता है। यदि सार्वजनिक व्ययों से रोजगार में वृद्धि होती हो तो इससे उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, अन्यथा इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। लोगों की कार्य करने और बचत करने की योग्यता में वृद्धि कई प्रकार, जैसे पेंशन, आवास योजना, बीमारी बीमा, बेरोजगारी भत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं आदि के रूप में किए गए सार्वजनिक व्यय से की जा सकती है। इस प्रकार के सार्वजनिक व्यय से लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है और उनका रहन सहन का स्तर बेहतर होता है, जिससे उनमें कार्य करने की शक्ति बढ़ जाती है। फलतः लोगों के आय स्तर में वृद्धि होने लगती है और उनकी बचत करने की क्षमता में बढ़ोतरी होती है। इन सभी का सम्मिलित प्रभाव यह पड़ता है कि एक ओर जहां देश में पूंजी निर्माण की प्रक्रिया को गति मिलती है, वहीं दूसरी ओर विनियोग भी प्रोत्साहित होती है। इस प्रकार की आर्थिक क्रियाओं से आर्थिक विकास का चक्र चल पड़ता है और उत्पादन का स्तर देश में बढ़ने लगता है। बचत करने, कार्य करने और विनियोग करने की योग्यता इस बात पर निर्भर करती है कि सार्वजनिक व्यय किन मदों में और कैसे किया जा रहा है। यदि सरकार निर्धनों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए उन्हें प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता दे, तो लाभ प्राप्त करने वाले लोग इस सहायता का दुरुपयोग कर सकते हैं। ऐसा संभव है कि प्राप्त सहायता, जिसे सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिक भोजन आदि पर व्यय करने के लिए दिया है, उसका उपयोग शराब, जुआ जैसे मदों पर किए जाने लगे तो इससे लोगों की कार्य क्षमता घटेगी और समाज में कई प्रकार की विकृतियों का जन्म होगा। इसीलिए सरकार इस प्रकार के प्रबंध को प्राथमिकता देती है, जिससे कि निर्धन वर्ग को प्रत्यक्ष सहायता के स्थान पर अप्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान किया जाए। राज्य अर्थव्यवस्था को प्रभावित करके भी
कार्य करने की शक्ति को बढ़ा सकती है। इसके लिए अप्रत्यक्ष रूप से कार्य किया जाता है, जैसे यदि प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण पिछड़े इलाकों में यातायात, संचार, विद्युत आदि की सुविधाओं का विस्तार किया जाए तो इससे वहां उत्पादित वस्तुओं की मांग में जहां वृद्धि होगी, वहीं उन उत्पादित वस्तुओं की पहुंच भी सीधे बाजार तक हो जाएगी। इसका परिणाम यह होगा कि लोग वस्तुओं का उत्पादन व्यापारिक दृष्टिकोण से करने लगेंगे, जिससे उत्पादन एवं रोजगार के स्तर में वृद्धि होगी और उनकी बचत करने की शक्ति में बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि पिछड़े क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग से उस क्षेत्र विशेष में आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा और लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे, जिससे लोगों की कार्य करने, बचत करने और विनियोग करने की क्षमता में वृद्धि होगी। अतः यह स्पष्ट है कि विवेकपूर्ण ढंग से किए जाने वाले सार्वजनिक व्यय से कार्य करने, बचत करने और विनियोग करने की शक्तियों में वृद्धि होती है। दूसरा, सार्वजनिक व्यय का कार्य करने, बचत करने और विनियोग करने की इच्छा पर प्रभाव। सार्वजनिक व्यय का कार्य करने, बचत करने और विनियोग करने की इच्छा पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सार्वजनिक व्यय से लोगों के कार्य करने, बचत करने और विनियोग करने की योग्यता में वृद्धि तो होती है, किंतु उनके इस योग्यता का उपयोग उत्पादन में तब तक संभव नहीं है जब तक उन्हें ऐसा करने की इच्छा जागृत नहीं हो। राज्य प्रायः दो प्रकार से सार्वजनिक व्यय करती है। पहला, वर्तमान योजनाओं पर व्यय और दूसरा, भविष्य संबंधी योजनाओं पर व्यय। वर्तमान योजनाओं पर किए जाने वाले व्यय से कार्य करने, बचत करने और विनियोग करने की इच्छा में वृद्धि होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी दशा में उत्तरोत्तर सुधार के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। दूसरी ओर, यदि सरकार का सार्वजनिक व्यय इस प्रकार का हो जिससे यह प्रतीत हो कि भविष्य में जीवन से संबंधित सुविधाएं मिलती रहेगी, तो भविष्य की निश्चितता के चलते काम करने और बचत करने की इच्छा कम होने लगेगी, जिसका उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यानी उत्पादन में कमी होने लगेगी। इस संदर्भ में कुछ विद्वानों का मत है कि भविष्य संबंधी सार्वजनिक व्ययों के कारण इतनी निराशाजनक स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकेगी, क्योंकि यह शंका उन व्ययों के संदर्भ में उचित प्रतीत नहीं होता है जिनके साथ कुछ शर्तें लगी होती हैं। उदाहरण के लिए, बेरोजगारी और बीमारी में दी जाने वाली अल्पकालीन सहायता से कार्य करने की इच्छा कम नहीं होती है, क्योंकि इस प्रकार के व्यय में कुछ अंश लाभ प्राप्तकर्ता को भी वहन करना पड़ता है और यह केवल निश्चित अवधि के लिए ही होती है। तीसरा, सार्वजनिक व्यय का आर्थिक साधनों के हस्तांतरण पर प्रभाव। सार्वजनिक व्यय से बचत करने और कार्य करने की शक्ति एवं इच्छा पर ही प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि इसका आर्थिक साधनों के स्थानांतरण पर भी प्रभाव पड़ता है, जिससे उत्पादन प्रभावित होती है। आर्थिक साधनों का स्थानांतरण दो प्रकार से होता है। पहला, प्रत्यक्ष हस्तांतरण और दूसरा, अप्रत्यक्ष हस्तांतरण। प्रत्यक्ष हस्तांतरण से तात्पर्य यह है कि जब सरकार लोगों की बचत को अपने माध्यम से स्वयं ऐसे कार्यों में विनियोग करने लगती है जिन्हें व्यक्ति स्वयं नहीं कर सकते हैं, जबकि ये कार्य लोगों के लिए अत्यावश्यक होते हैं। उदाहरण स्वरूप, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, सिंचाई योजनाएं, खाद के कारखाने, सीमेंट के कारखाने, सड़क एवं रेल यातायात, पुलिस, सेना, न्यायालयों इत्यादि। अप्रत्यक्ष हस्तांतरण से तात्पर्य यह है कि जब लोगों की बचत को स्वयं प्राप्त नहीं करती है सरकार, और न ही वह किसी प्रकार की
योजनाओं को ही अपने हाथ में लेती है, बल्कि सरकार एक प्रकार से लोभ देकर लोगों को विनियोग करने के लिए आकर्षित करती है। इस तथ्य को हम यूँ समझ सकते हैं, जैसे सरकार ईंटा, गारा और सीमेंट आदि की व्यवस्था स्वयं करती है, किंतु मकान बनाने का लोभ व्यक्तियों में पैदा करती है। इसी प्रकार यातायात के साधनों का विकास कर लोगों को उनके उत्पादित वस्तुओं को विभिन्न बाजारों एवं मंडियों में बेचने और आय प्राप्त करने का लोभ देती है। बिजली की सुविधा और उसका व्यापक विस्तार करके लोगों को यह लोभ देती है कि वे अपने निवास के आसपास ही छोटे मोटे उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं और अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इससे रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। इस प्रकार सार्वजनिक व्यय से उत्पादन के साधनों का वर्तमान से भविष्य की ओर हस्तांतरण किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि जब सरकार पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण की योजना बनाती है, तब यह क्रिया वर्तमान से भविष्य की ओर आर्थिक साधनों का हस्तांतरण होता है। साधनों के हस्तांतरण के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जब साधनों का मानवीय संसाधनों के विकास की ओर हस्तांतरण किया जाता है, तब उत्पादन के स्तर पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इस संबंध में डॉक्टर डाल्टन ने कहा है कि जब सरकार स्वास्थ्य, मकानों और सामाजिक सुरक्षा पर व्यय करती है या फिर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती है, तो यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विनियोग होता है जो भौतिक पूंजी के स्थान पर मानवीय पूंजी का निर्माण है। सार्वजनिक व्यय का वितरण पर प्रभाव। वर्तमान समय में विश्व के प्राय सभी देशों में सरकार का स्वरूप लोक कल्याणकारी राज्य का बन गया है। सरकार का यह उत्तरदायित्व हो गया है कि वह अपने नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाए। इसीलिए राज्य अपने कार्यों को इस प्रकार से संपादित करने की कोशिश करती है जिससे कि देश में धन एवं आय के साधनों के वितरण में व्याप्त असमानताएं दूर हो सके। सामाजिक संरचना पर यदि ध्यान दिया जाए तो यह पाते हैं कि समाज प्रायः दो वर्गों यथा धनी वर्ग और निर्धन वर्ग में विभाजित होता है। समाज में धन एवं आय के वितरण में व्याप्त असमानता को दूर करने के लिए सरकार के पास दो साधन होते हैं। पहला आय और दूसरा व्यय। आय साधन के द्वारा सरकार धनी वर्गों पर प्रगतिशील करारोपण कर उनके क्रय शक्ति को कम करती है, जिससे धनी वर्ग की फिजूल खर्ची और उनके अपव्यय नियंत्रित होती हैं। दूसरी ओर कर से प्राप्त आय को जब सरकार निर्धनों के उत्थान पर व्यय करती है तो इससे निर्धन वर्ग की आर्थिक दशा में सुधार होता है और उनकी आय स्तर में बढ़ोतरी होती है। सरकार द्वारा किए जाने वाले सार्वजनिक व्यय तीन प्रकार के हो सकते हैं। पहला प्रतिगामी व्यय, दूसरा अनुपातिक व्यय और तीसरा प्रगतिशील व्यय। प्रतिगामी और अनुपातिक सार्वजनिक व्यय से धन एवं आय के साधनों के असमान वितरण को संतुलित करने में कोई सहायता नहीं मिलती है, जबकि प्रगतिशील सार्वजनिक व्यय समाज में साधनों के असंतुलित वितरण को संतुलित करने में सकारात्मक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि प्रगतिशील सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत ज्यों-ज्यों आय के स्तर में वृद्धि होती है, त्यों-त्यों आय प्राप्त करने वाले लोगों को सार्वजनिक व्यय से मिलने वाला लाभ घटता जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि आर्थिक असमानता को दूर करने के उद्देश्य से प्रगतिशील सार्वजनिक व्यय सर्वोत्तम है। इन तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि यदि राज्य अथवा सरकार सार्वजनिक व्यय के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर और राजनीतिक स्वार्थ से हटकर सार्वजनिक व्यय करे तो हर प्रकार का सार्वजनिक व्यय उत्पादक सिद्ध हो सकता है और इसका देश के
उत्पादन, रोजगार और वितरण पर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। धन्यवाद।